करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वर्ष 2026 मंगलमय हो और ठीक पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आपके साथ आते रहेंगे और नए नए पॉडकास्ट भी दिखाएंगे, पर साथ में कुछ जगहों पे जहां मुझे लगेगा कि भाई मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी है और कुछ लोगों का एक्सपोज करना है, तो मैं आपसे ज़रूर जुड़ूंगा। तो आज ज़रा बारी है एक ऐसे व्यक्ति की जिनको बड़ी इज्जत से जनाब जावेद अख्तर कहा जाता है। मेरा मानना है कि पिछले 40-50 साल, और मैं अगर और पीछे इनके खानदानी पूर्वजों की हिस्ट्री पे चला जाऊं, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स ऑफ इंडियन लिटरेचर पॉप कल्चर है जावेद अख्तर। ये जो एक सेल्फ स्टाइल्ड एथियस्ट हैं, और एथियस्ट कहने को हैं, एक्चुअली तो कहते हैं मैं एथियस्ट मुस्लिम हूं। ये अभी अभी इनकी जो डिबेट हुई है इस मुफ्ती के साथ, जो एक मुफ्ती आया है ना, मुफ्ती नदवी नाम है उसका, क्या है, जो जाकिर नायक 2.0 की तरह सामने खड़ा हो रहा है, उसमें जावेद अख्तर बहुत सोच रहे थे कि मैं बड़ी इज्जत दूंगा इनको, मुफ्ती साहब करूंगा, पर ये जलील होकर वहां लौटे और इनकी जलालत का एक, जिसे कहते हैं ना, एक नुमाइंदा बना दिया गया, एक पूरी तरह से एक डिस्प्ले बना दिया है इन लोगों ने। कम से कम नहीं तो 50 वीडियोस, 50 पॉडकास्ट हर तरफ, कि किस तरह से जावेद अख्तर को मुफ्ती शमाइल ने रगड़ दिया, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया। आज वो एक विक्ट्री लैप ले रहे हैं जावेद अख्तर के कंधे पे, और जावेद अख्तर ये डिजर्व भी करते हैं, मैं अगर बोलूं तो, बिकॉज जावेद अख्तर यहां जलील हुए हैं अपनी हिपोक्रेसी के कारण। आज मैं उनकी हिपोक्रेसी जरा एक्सपोज करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा, बिकॉज आज जावेद अख्तर का ना जो सारे जो धागे हैं वो हम अगले कुछ मिनटों में खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई एक चीज जरा ये देखते हैं कि ये जो मुफ्ती है, ये मुफ्ती चीज क्या है जिसके साथ जावेद अख्तर खड़ा हो गया डिबेट करने को, और इसको जलील भी नहीं किया कि तुम किस चीज के लिए स्टैंड करते हो। जरा सुनिए इस मुफ्ती का क्या कहना है, और क्लियर शब्दों में कहता ही है कि शरिया ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए जरा। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे, खुल के बोला इसने, दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे, वर्डिक्ट नहीं मानेंगे। दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है, जायज नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। ये इससे ज्यादा साफ तौर पे कोई ये नहीं बोल सकता कि शरिया संविधान के ऊपर है। अल्लाह ने जो कहा वो सबसे ऊपर है। कोई गैर मोमिन अगर कुछ बोल रहा है, और ये बात यहाँ पर कोर्ट वर्डिक्ट्स की कर रहा है, राम मंदिर से रिलेटेड और सबसे कह रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को। पर जावेद अख्तर भाई इनके साथ आ गए, मुफ्ती साहब करते हुए आ गए, इनके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए कि भाई मुझे इनके साथ डिबेट करनी है। अब डिबेट जब शुरू होती है, जरा देखिए, तो जावेद अख्तर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि ये जब एथिस्ट बनते हैं तो ये कहते हैं सारे धर्म खराब हैं, सब मजहब ये हैं, सब वो हैं। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं है ये कहने की कि भाई एक में ये प्रॉब्लम है, उस एक का नाम ले देंगे तो भाई या तो ये डरते बहुत हैं कि भाई गुस्ताख हो जाएगी और फिर गुस्ताख की एक ही सजा हो जाएगी, इसलिए या तो ये घबराते हैं। बट इनकी हिपोक्रेसी हमें तो कॉल आउट करनी जरूरी है। स्टार्टिंग में, डिबेट की स्टार्ट में देखिए जरा इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो। अच्छा। कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है, और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बैठ जाओ। अच्छा, आप क्यों रोकते हैं? जावेद अख्तर सबमिशन की बात ना एक ही मजहब करता है जिसमें लिखा है सबमिट कर दो। ये अब्राहमिक फेथ्स में होता है। हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है
उसमें अगर आपने थोड़ा भी पढ़ लिया होता, वैसे तो पढ़ने लिखने के क्षेत्र से आते हैं पर पढ़ा लिखा नहीं है आपने शायद, या पढ़ा लिखा है तो यहां झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहां शास्त्रार्थ का कल्चर यहीं से आया है। आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ के बल पर सनातन को पुनर्स्थापित करने में सफल हुए थे। आपको पता होना चाहिए मंडन मिश्रा और आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अगर मैं बुनियाद देखूं तो हमारे बृहन्यक उपनिषद से आई हुई है। पूरा एक विवरण है यहां पे कैसे यज्ञवाल्क्य और गार्गी जी, और वहां सोचिए एक स्त्री भी तब शास्त्रार्थ करती थी। हम लोग किस लेवल पे थे प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं, राजा जनक के कोर्ट में किस तरह से उनके बीच में शास्त्रार्थ हुई थी। तो हमारे तो उपनिषद में है इसकी बात। तो क्यों तुमने झूठ बोला कि अरे कोई भी मजहब नहीं देता? कोई मजहब नहीं देता होगा पर सनातन धर्म तो पूरी पूरी अनुमति देता है इस बात की कि शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का एक तरह से एक कल्चर ही यहां से आया। तुम जो यहां डिबेट कर रहे हो ये तक तो गैर इस्लामी है भाई। वहां पे तो साफ है, या तो ये चीज मानो नहीं तो जहन्नम है तुम्हारे लिए। एक किताब, एक ही अल्लाह, एक ही पैगंबर, वहां तो बहुत स्पष्ट है सब कुछ। पर तुमने सबको एक ही मात्रा पे लाके खड़ा कर दिया और झूठ बोला। अब तुम्हारे झूठ का फायदा देखो लोग कैसे उठाते हैं। आगे हम चलते हैं, जरा देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद भाई मुफ्ती को भी समझ में आ गया कि मुझे एक पप्पू मिला हुआ है अपने साथ साथ, इसको मैं आज टहला सकता हूं। तो उसने बड़े मजे से, क्योंकि उसको पता है भाई उसका वीक पॉइंट क्या है, उसने सुनिए क्या बोला डिबेट में। खुद उसने फाउंडेशन सेट कर दी। उसने क्या बोला? आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। कितने स्मार्टली इस मुफ्ती ने कह दिया भाई साइंस की बात नहीं होगी और स्क्रिप्चर की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट है। और जावेद अख्तर यूं यूं करके मान गया इस बात को। भाई अगर पृथ्वी चपटी है कि पृथ्वी गोल है, ये तो साइंस पे 1 मिनट में पता लग जाएगा। और किसी स्क्रिप्चर को कोट कर दो तो साफ पता लग जाएगा वो साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक है। तो मुफ्ती ने बड़े स्मार्टली साइंस को भी बाहर कर दिया और इसको भी बाहर कर दिया कि आप स्क्रिप्चर ना कोट करें। और जावेद अख्तर की हिम्मत भी नहीं हुई कहने की। तुम्हारा बाप लगता है जावेद अख्तर वो तय करेगा कि डिबेट के स्टैंडर्ड क्या होंगे नहीं होंगे? तुम वहां क्या करने गए थे? उसकी हाँ में हाँ मिलाने गए थे? तो सर्व जावेद अख्तर राइट। आज जो जावेद अख्तर की सब इस्लामिक जितना जगत है आज जो ट्रोल कर करके ले रहा है कि देखो जावेद अख्तर को कैसे जलील किया गया, बड़ी खुशी की बात है। जावेद अख्तर को तो जलील होना ही चाहिए इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। साइंस की जहां तक बात करी, मैं साथ साथ बताता भी चलूंगा। देखिए बाकी का मुझे अब्राहमिक फेथ्स पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट एक धर्म है जो साइंस के साथ कॉम्पैटिबल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, राइट फ्रॉम कार्ल सैगन टू एवरीवन। मैं कुछ कोट्स चाहूं तो पढ़ सकता हूं। हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड हुज टाइम स्केल्स फॉर एज ऑफ यूनिवर्स मैच दोज ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। आप अगर सन लेबोरेटरी में भी जाएं तो वहां आपको नटराज का स्टैचू दिखेगा। कितने में साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग से लेके क्वांटम थ्योरी पे नील्स बोर से लेके कितने लोगों ने कमेंट किया। तो हम तो भाई साइंटिफिक होने में गर्व महसूस करते हैं। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि साइंस से हमें परे रखो। हमारे बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, दे ऑल स्पीक अबाउट साइंस। भाई बिल्कुल बात करो साइंस की। हमने कब कहा कि साइंस मत बात करो? भूगोल तब से है जब लोगों को पता भी नहीं था, जब लोग लड़ रहे थे कि पृथ्वी क्या है। भाई आप अगर मेलबर्न मेडिकल कॉलेज चले जाओ, मैं वहां गया हूं तो सुश्रुत जी का स्टैचू है वहां पर। उनके पूरी जो सुश्रुत संहिता है उसमें कैसे सर्जरी होती थी, क्या होता था, हमें तो पूरा इस पे गर्व है भाई। नक्षत्रों से लेके ग्रहों की पोजीशन से लेके हमारे पंचांग से लेके हर चीज तो बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए ना साइंस पे। पर इसको क्योंकि पता था इस मुफ्ती को कि मेरे को एक पप्पू मिला हुआ है और मैं ये बात बोल सकता हूं साइंस मत बात करो, तो निकल जाएगी बात, और आगे निकल भी गई। आगे बढ़ते हैं भाई। जावेद अख्तर का जो ये पूरा सिलसिला रहा है ना, देखिए मेन बात जो आज मैं बताना चाह रहा हूं, दिस मैन इज अ हिपोक्रेट। और इसका फ्रॉड क्या है? हमेशा इसने क्या बोला, देखिए इसने क्या बोला, एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था इसने, और Do you identify as Muslim? No, first, yeah, I do. I do. Yes. Can you explain that? I'm an atheist Muslim. I am an atheist Muslim. इससे पूछो जरा, एथीज्म एक्सेप्टेबल है इस्लाम में?
एथिज्म के लिए सजा पता है इसको क्या है? एथिज्म अगर कहीं एक्सेप्टेबल है तो वो सनातन संस्कृति में है। निरीश्वरवाद जिसको कहा जाता है, जिसको चारवाक स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, पर इससे ये एक्नॉलेज नहीं होगा, इससे ये एक्नॉलेज नहीं होगा भाई। क्वेश्चन की जो एक टेंडेंसी है जो उसने पहले कही, वो इस्लाम में नहीं है, सनातन में है। एथीस्ट होकर मैं मुस्लिम वर्ल्ड में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर मैं हूं तो मैं फिर सनातनी हूं, एथीस्ट अगर मैं हूं। पर जावेद अख्तर इतना बड़ा फ्रॉड है कि अंदर से अंदर ही अंदर जावेद जो है वो मियां साहबी हैं और बाहर दिखाना है मैं एथीस्ट हूं। तो दोनों दुनियाओं के जलवे करने हैं इस आदमी को, ये इसकी सच्चाई है। आगे चलते हैं भाई। इसमें एक जगह आकर ये बहुत बुरा फंसा जावेद अख्तर। वहां पर भी इसका जो रास्ता था निकलने का वो सनातन संस्कृति से ही होकर जाता था, बट इसने अपने आप को बड़ा जलील करवाया। और ये जो मुफ्ती है इसने भी सोचो क्या बेवकूफ़ी की बात को रीपैकेज किया, बिल्कुल जाकिर नायक की तरह। और लोग कहने लग गए अरे भाई ये तो लॉजिकल फैलेसी, और ये जो अंग्रेजी के शब्द, ये जो आपका मुफ्ती है ये अंग्रेजी के कुछ 2-4 शब्द सिखाया था, बताओ। इसने सुनिए जरा क्या बोली, एक कंटिजेंसी पे बहुत बात आई पूरी। कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। वाह 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 वाह। मतलब कि इस पे सवाल ये हुआ कि भाई गॉड ने दुनिया को बनाया तो हु क्रिएटेड गॉड? तो इसने उस पूरी चीज को घुमा दिया। इसने कहा देखिए एक थ्योरी होती है कंटिंजेंसी की, मतलब जैसे वाइवा में नहीं बेवकूफ बनाया जाता वैसे टाइप की चीज इसने करी। कंटिंजेंसी ये कहती है कि भाई हर चीज को किसी ना किसी ने बनाया है, ठीक है ना। अगर हम इनफाइनाइट पीछे चलते जाएं और फाइनली एक कोई चीज आएगी जिसको हम कहेंगे नेसेसरी बीइंग, मतलब इसने खुदा को, अल्लाह को नेसेसरी बीइंग बना के चुप्पे से इस सवाल से निकल लिया। और जावेद अख्तर इसी में जूझता रहा कि कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंसी क्या होती है। एक्चुअल में अगर ध्यान से सोचे हम, अगर हम इनफाइनाइट पीछे चलते जाएं तो कंटिंजेंट जो चीजें हैं उनका ऑपोजिट क्या है, मैं ये आपसे पूछता हूं, जरा सोचिए क्या है। कंटिंजेंट का ऑपोजिट इज एक्चुअली समथिंग जो हमेशा से है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है, जो एक तरह से इटर्नल है। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, जो एक तरह से, अगर इटर्नल का शब्दावली दूसरा हो, सनातन है। तो इसका जो सही उत्तर भी था वो था कि सनातन धर्म है, अनादि अनंत ब्रह्म, ब्रह्मन, जिसको हम पूरा एक ऑल परवेडिंग, ऑल पावरफुल कहें, वो अनादि काल से है, वो सनातन है। पर जावेद अख्तर, क्योंकि भाई उसने पहले ही उसको बांध दिया था कि हम स्क्रिप्चर्स को नहीं कोट करेंगे, और जावेद अख्तर को अगर वो भाई सनातन के बारे में कुछ बोल देता तो मौलाना कैसे रहता, तो बाकी सब जो इनकी शेर और शायरी पे वाह वाह आधा बर्जे करते हैं वो कौन कहाँ से करते। इसको तो दोनों मजे लेने हैं पूरे जावेद अख्तर को। और इसकी पूरी हिस्ट्री भी है, अभी मैं हिस्ट्री पे भी आऊँगा। इससे आपको बड़ी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये क्या व्यक्ति है पूरा। अभी तो हम शुरू हुए हैं इसके ऊपर। तो इस वजह से जावेद अख्तर का पोपट इस कंटिंजेंसी पे भी कायदे से बना। अच्छा आप एक बात देखिए, ये व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। ये मुफ्ती ने इसको एक तरह से कई बार कह दिया जावेद अख्तर इलॉजिकल है, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ, किसी और ने जवाब दिया होता मैंने उसको आई तई कर दी होती। इसके अंदर तेवर बिल्कुल नहीं आए, और इसने स्क्रिप्चर नहीं कोट किया कोई भी, इस्लाम का या कोई। पर यही डिबेट इसकी आज से तकरीबन 1 साल पहले हो रही थी। इसकी डिबेट थी ये मकरंद जी के साथ। जरा देखिए तब इनके तेवर क्या थे, जरा ये देखने वाले हैं। मकरंद परांजपे जी के साथ सुनिएगा जरा। Now you say that you condemn Manusmriti. Do you have the guts? ये देखिए गट्स, देखिए तेवर। Aspects of Manusmriti. No. I have read the Manusmriti. You haven't. I have read it. There are many beautiful things in the Manusmriti. Many beautiful things. Even a statement. Even a statement. Wow. Wait. Wow. Wait. Don't speak in middle. There are. Please. तेवर देखिए इसके। You read it. Don't believe me. Satyam vrada apriyam na vada. Such a beautiful statement. It comes from Manusmriti. Okay. Where women are respected. God's delight. Now you are not being fair. नाउ यू आर नॉट बीइंग फेयर। मनुस्मृति ले आया ये,
और बोलने लग गया कि दलित्स के साथ क्या होता था। इसकी हिम्मत नहीं है, इसका पजामा ढीला हो जाएगा अगर इससे कह दो ये बोलने को कि क्या कहा गया है काफिरों के बारे में, क्या क्या बोला गया है काफिरों के बारे में इन किताबों में, जहन्नम में कैसे तले जाएंगे, क्या क्या होगा उनके साथ, मूर्ति पूजकों के बारे में क्या क्या है। जावेद अख्तर की मजाल नहीं है ये बोलने की, पर क्योंकि जब इसने देखा कि भाई एक हिंदू है मेरे साथ, तो इसने कहा इसको मैं दबा ले जाऊंगा भाई, ठीक है ना, इससे मैं मनुस्मृति और दलित और ये सब कार्ड्स खूब खेलूंगा। जबकि कितनी सच्चाई है नहीं है उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, पर जहां पता है स्थापित है और जहां ना जाने कितने हमले हो गए दुनिया में एक सोच को लेके, कट्टरपंथ को लेके, वहां इसकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की जावेद अख्तर की। उल्टा जावेद अख्तर अक्सर इसको इक्वेट कर देता है कि ये जो आरएसएस है ये तो आईसिस की तरह है। इस पे एक एफआईआर तक हुई है आरएसएस को आईसिस और तालिबान और इन सब से जोड़ने के लिए। ये है आपका जावेद अख्तर। और इसकी अब हिपोक्रेसी पे चलते हैं हम जरा, इसका पूरा वर्ल्ड व्यू लेते हैं इस आदमी के। देखिए इस आदमी की तो मैं इस पे तो पूरे एक वॉल्यूम बन सकती है, पर एक बात सोचिए जरा, मैं लेटेस्ट इन हिपोक्रेसी एक बात आई थी, ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ता हूं पहले तो एक बात, अपने को कम्युनिस्ट कहता है कि हम तो भाई कम्युनिस्ट, लेबर क्लास, इनके लिए जुड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, वो तो कहती है भाई प्रॉफिट और ग्रीड तो बहुत ही खराब चीज़ है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। साथ ही में अभी एक इसकी सीरीज देखी होगी आपने, उसमें कहता है भाई हमारी तो शर्त ये थी जब हम सलीम जावेद थे साथ में कि जो हीरो को मिल रहा है उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा मिलना चाहिए। इससे पूछो जरा, ये जो डेफिनेशन है कि हमें हीरो से भी 1 लाख ज़्यादा मिलना चाहिए, कम्युनिज्म की है या ये कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स की डेफिनेशन है जावेद अख्तर? एक्चुअली ये डेफिनेशन तुम्हारी हिपोक्रेसी की है, तुम्हारे फ्रॉड की है। बातें कम्युनिज्म की करनी है पर खुद मुनाफा तगड़ा लेना है। बातें इस्लाम की भी करनी है पर एथिस्ट होके मजे भी लेने हैं, शराब भी पीनी है। ही वॉज अ टोटल अल्कोहलिक टिल 93 और 92 और सम टाइम। तो ये व्यक्ति जरा समझो, आप मुशायरे के भी मजे लेने हैं और विस्की के भी, अपने विस्की भी इंजॉय करनी है इसको। दैट इज जावेद अख्तर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी इनके तो द जेम्स ऑफ जावेद अख्तर कंटिन्यू। अब आप देखिए जरा, इसकी असलियत देखो ऐसे आती है, मूर्खता की भी, और जो इसके अंदर एक प्रेजुडिस है। इसका एक ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं 2018 को। बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड सेंट अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू टीपू सुल्तान, who in return sent a lot of money to the American freedom fighters. Even Tipu's worst enemies, Britishers, have however grudgingly shown their respect for his courage and integrity. टीपू की करेज और इंटेग्रिटी, पहले बात तो ये पूरी मूर्खता भरी बात है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको भेजा था और ये सब भेजा था, वो तो एक चलो मूर्खता भरी बात हो गई, उस पर हंस लो 2 मिनट। बट इस आदमी की सोच कितनी गंदी है जरा। टीपू सुल्तान ये है, ये लोग जरा समझो आप बात को। टीपू सुल्तान वो व्यक्ति है जिसने मंडम अयंगर्स को दीपावली के दिन कुचल के मारा था, आज तक वो दीपावली नहीं मनाते हैं। ये वो व्यक्ति है टीपू सुल्तान जिसने डेड बॉडीज का खतना किया था। इसने कहा था मुझे डेड बॉडीज तक को कन्वर्ट करना है। ये वो टीपू सुल्तान है जिसने चिट्ठी लिखी थी जमन शाह करके, जो एक किंग था अफगानिस्तान में, और तुर्की के खलीफा को और ईरान को कि आओ यहाँ पे हमें इस्लामिक सल्तनत बनानी है, ये काफिर और मूर्ति पूजकों को हटाओ यहां से, हमें वो करना है। इसका खुद का एक प्रोक्लेमेशन है 1786 का मलाबार में, जिसमें ये एक डंके की चोट पे कहता है कि हाँ भाई मुझे मूर्ति पूजकों को खत्म करना है, मुझे इनको कुचल देना है, अनहाइलेशन ऑफ द इन्फिडेल्स। इसकी स्वॉर्ड पे बड़ा बड़ा ये बात लिखी हुई थी। उस टीपू सुल्तान को लेके संजय खान वगैरह ने एक शो बना दिया दूरदर्शन पे, और जावेद अख्तर जैसे लोग कहते हैं भैया आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये आजादी के लिए लड़ते थे, ये ब्रिटिश के लिए थे। ये है जावेद अख्तर की सोच। 2 चीजें हैं, या तो ये नालायक है कि इसको पता ही नहीं है ये सारी बातें, या ये बहुत चतुर आदमी है, ये बहुत ही कपटी आदमी है। मेरा मानना है दूसरी चीज है ज्यादा, ये कपट और छल है। और छल और कपट इसमें ना पहली पीढ़ी से नहीं शुरू हुआ है। अब जरा हम इसके थोड़ा पीढ़ियां पीछे चलते हैं जरा। ये है कौन जावेद अख्तर, ये भी तो भाई पता होना चाहिए ना, जावेद अख्तर चीज क्या है। तो भाई जावेद अख्तर के जो दद्दा जान थे पुराने, मतलब अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था फजले हक खैराबादी। अब ये फजले हक खैराबादी कौन था ये जानना जरूरी होगा जरा आपको। आपने सुना होगा एक वली उल्लाह देलवी, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसने सोचा था। 1702 से 1763 के दौरान ये जीवित थे। इन्होंने अब्दाली को चिट्ठी लिख करके कहा था कि भाई कब्जा करो, यहाँ तो गैर मुसलमानों का रूल हो चुका है, मराठाओं का रूल चल रहा है, जरा आकर यहाँ कब्जा करो। अब्दाली को चिट्ठी लिखी थी इस वली उल्लाह शाह देलवी ने। इसका जो बेटा था, कुछ उसका नाम अजीज देलवी या कुछ ऐसे करके था, उसका
शागिर्द था जावेद अख्तर का दादा जो था फजले हक खैराबादी। ये इतना कट्टर वाला मौलाना था कि इसने 1824 में फतवे जारी किए थे। आपस में ही कुछ मौलानाओं से भिड़ गया था कि क्या होता है सही तरह से इस्लाम का रूप और कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल जैसे टीपू सुल्तान था ना, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों से लड़ इसलिए रहे थे कि भाई हम हुकूमत यहाँ करेंगे, हमें यहाँ इस्लामिक राज करना चाहिए। ये नहीं कि उनको देश से बहुत प्यार था, वो इस देश को इस्लामिक खिलाफती की तरह ट्रीट कर रहे थे। टीपू सुल्तान की चिट्ठियाँ ये तक हैं कि भाई ईरान को बांट देंगे, आधा आधा तुर्क में ले लेंगे, या कैसे यहाँ पे राज करेंगे। ठीक उसी तरह ये जो फजले हक खैराबादी था, ये बहादुर शाह का चमचा था और ये चाहता था भाई मुगल रूल यहाँ स्थापित हो। और अंग्रेजों के खिलाफ, जो ये घुमा के बताते हैं ना, अंग्रेजों के खिलाफ इसने फतवा जारी कर दिया था। उस फतवे में भी अगर हम जाएं डीप, उस फतवे में भी वो फतवा इन्फिडेल्स के खिलाफ था। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ भी था भाई। वो था कि भाई इस्लाम का राज होना चाहिए। ये क्यों अंग्रेज आ रहे हैं यहाँ पे राज करने, इस जगह पे तो हमें गुलाम बनाना है हिंदुओं को और राज करना है। ये सोच को लेके फजले हक खैराबादी आगे बढ़ा था, जो इनके दद्दा जान थे। और उसने, अब कहा जाता है क्लियर, इस पे कई बातें हैं, हनुमानगढ़ी के जो साधुस थे उन्होंने जब रिवोल्ट किया, हनुमानगढ़ी पे 1854 पर एक फतवा जारी हुआ था हनुमानगढ़ी को गिराने के लिए अयोध्या में। उस पे ये मीडिएशन करने गए थे। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने फतवा इन्होंने ही जारी किया था कई लोगों के साथ मिलकर, कुछ लोग कहते हैं ये लड़ने गए थे साधुओं से बाद में, जब साधुओं ने कई मुस्लिम पे काउंटर अटैक किया था। ये पूरी तरह से उस समय शामिल थे कि भाई इस्लाम का हक रखना है, और पूरी तरह से कट्टर सोच के थे। ये जो इनके आज पर पोते बने घूम रहे हैं ना एथीस्ट, इनकी सोच वहां से आती है। और तब भी इन्होंने क्या अलतकिया किया, इन्होंने कहा देखो हम तो देश के लिए लड़े थे, काला पानी करने गए थे हम। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले ना जावेद अख्तर ने कहा था कि अरे वीर सावरकर तो माफीनामा लिखते थे। बाद में पता लगा ये जो खैराबादी, फजले हक खैराबादी है, ये जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा क्योंकि बहादुर शाह का इसको झंडा बरदार बना घूम रहा था, इसने माफीनामे खूब साइन कर रखे हैं। इसने तो हाथ जोड़ के माफी ये करी है कि मैं वो था ही नहीं, उसका नाम भी फजले हक खैराबादी था। ये है जावेद अख्तर के दद्दा जान, ठीक है ना। अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर कह रहे हैं मैं वो था ही नहीं, और अगर लड़ भी रहे हैं और फतवा भी जारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस्लाम के लिए, ना कि देश के लिए। अब एक और है इसमें एक कैरेक्टर, आपको पता होगा कैफी आज़मी, जो शबाना आज़मी के भाई पिता हैं, और जावेद अख्तर कहते हैं मेरे आइडल हैं भाई, इनके ससुर हैं वो। तो कैफी आज़मी जो थे वो भाई जिन्ना के बहुत बड़े वो थे सपोर्टर, और जिन्ना के इतने बड़े सपोर्टर थे कि पाकिस्तान क्रिएशन के लिए कविताएं लिखते थे भाई वो। उनकी एक बहुत बड़ी कविता है, आप देख सकते हैं, अगली ईद पाकिस्तान में। सोचिए आप जरा, ये 40s में कविताएं लिख रहे हैं और रहे यहाँ गए। ये इतनी बड़ी मूर्खता हुई कि जो लोग पाकिस्तान बनाना चाहते थे कुछ तो गए, बाकी सब यहाँ रह गए। अगली ईद पाकिस्तान में बोल रहा है कैफी आज़मी। और तो और इसके बाद रुका नहीं इसका जो कट्टरपना है, जो इनके आइडल हैं जावेद अख्तर के। जब सोमनाथ मंदिर, जो कि सरदार पटेल ने भी कहा कि भाई इसको रीबिल्ड करना है, जब सोमनाथ की रीबिल्ड की बात आई तो इस व्यक्ति ने क्या एक कविता लिखी, जरा ये देखने वाली है पूरी कविता। बुत जो टूटा तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सपनों में सजा लेंगे उन्हें। गर खुदा टूटेगा हम तो ना बना पाएंगे। सोचिए जरा, क्लियर डिफरेंस कर रहे हैं। उसके बिखरे हुए टुकड़े ना उठा पाएंगे। आगे और मैं 2 लाइनें आगे करते हैं। तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत हो जाएगी। प्यार होगा ना जमाने में, मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी, अदावत होगी। ये कट्टर व्यक्ति शबाना आज़मी का बाप इसको इतना बड़ा पोएट बना दिया, खुला लिख रहा है अगली ईद पाकिस्तान में। और जावेद अख्तर इनका शागिर्द, इस डिसेंडेंसी से आता है फजले हक खैराबादी की, और ये अपने को देशभक्त बताता है और लड़ता है। और ट्विटर वगैरह पे क्या कहता है, अलामा इकबाल कितना महान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोला था उसने। ये कितना झूठ पड़ोसा गया हम लोग को। उस व्यक्ति ने, अलामा इकबाल ने 1904 में तराना हिंद लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर 1910 में उसने जो तराना मिल्ली लिखी, उसमें लिखा सारा चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम, पूरा वतन हिंदुस्तान हमारा। पूरी दुनिया को एक करने की बात जिसने करी, जिसने कि साफ तौर पर गजवाए हिंद की बात करी, और जिसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है अलामा इकबाल, उसके बारे में जावेद अख्तर कुछ नहीं कहता।
जावेद अख्तर कहता है पाकिस्तान तो 1947 में बना, वो तो 1937 में मर गया था। अरे स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उसको, जिन्ना उसको मानता है। उसने कहा कि पूरी दुनिया हमारी है। ये जावेद अख्तर कन्वीनियंटली मिस आउट कर देता है। टीपू सुल्तान के बारे में ये बोलता है कि वो ब्रिटिशर से लड़ा, बाकी वो मिस आउट कर देता है। इस आदमी का एजेंडा बहुत जरूरी है समझना। आरएसएस ने किसका सर तन से जुदा कर दिया भाई, जो उसको तुमने आईसिस और तालिबान और इन सब से कंपेयर कर दिया? वीर सावरकर के बारे में कह रहे हो जबकि खुद तुम्हारे दादा ने माफी मांगी। दिस इज द फ्रॉड वी आर डीलिंग विद नेम्ड जावेद अख्तर। और मैं बहुत खुश हूं कि आज जावेद अख्तर को हारा हुआ एक स्पॉइल्स ऑफ वॉर की तरह एक ट्रॉफी बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये तो बगैरत है ही, हमें पता है। बट जावेद अख्तर का दिमाग सही हुआ इसके अंदर, पूरे के अंदर, जो इनके ऊपर इसको बड़ा फेथ था कि ये हमारे वो करेंगे। अब जावेद अख्तर के रीसेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, रीसेंट बातें जो रही हैं, वो भी जरा देखने वाली हैं। आपको याद होगा सीए में, सीए के दौरान जरा एक ट्वीट देखिए इनका क्या आया। So many killed, so many injured, so many houses burned, so many shops looted. But police has sealed only one house and looking for his owner. Incidentally, his name is Tahir. Hats off to the consistency of Delhi police. ये ताहिर हुसैन आप वाला है, आपका काउंसलर जो आज जेल में है और कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। इसने और इसके लोगों ने कैसे गोंद गोंद के आईबी ऑफिसर अंकित को मारा था दिल्ली राइट्स के दौरान। इनके पास एसिड बॉटल्स, गुलेल, पत्थर, क्या क्या इनके यहां से बरामद हुआ। जावेद अख्तर इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था तब, और ये डॉग विसल कर रहा था कि अरे इनको टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ये जो है मुसलमान है, ताहिर है, इसलिए बोला जा रहा था। ये जावेद अख्तर उमर खालिद, कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर, इन सबके साथ खड़ा हुआ था। इनके तो चुनाव की रैलियों में गया हुआ था। ये वही है जो गाजा के लिए आंसू बहाते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने क्या किया था उस पर चुप रहता है जावेद अख्तर, एक शब्द नहीं निकलेगा जावेद अख्तर के मुंह से उसके बारे में। ये है इस बंदे की हिपोक्रेसी, और इस हिपोक्रेसी को ये हर जगह लेके आया है। आप क्या सोचते हैं कि जावेद अख्तर अभी इसने एक ट्वीट डाला था कि मैं 1964 में मैंने एक ट्रेन पकड़ी और 50 पैसे या 1 रुपया लेके मैं आया मुंबई। आपको लगता है जावेद अख्तर की ऐसी हम्बल बिगिनिंग्स और ऐसे रही है जावेद अख्तर की? जावेद अख्तर के जो फादर थे वो थे जान निसार अख्तर। सीआईडी और कई फिल्मों में करीब 150 से ज्यादा गाने लिख के बैठे हुए हैं वो। पुराने इनके जो ये खैराबादी थे, जो दादा वगैरह थे, बहुत अय्याशी से आराम से मजे में जीवन जीते थे। इनके अगर पुराने रिकॉर्ड्स के जाकर देखें हम, ये फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे इनके फादर जानिसार अख्तर। उनसे इनकी बनती थी नहीं बनती थी वो एक अलग मसला हो सकता है। बट आपको अगर ये लगता है कि ये एक आउटसाइडर थे जो कि आ गए यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं था भाई। इनकी रूट्स यहाँ पर थी, और आकर के भी इन्होंने क्या एजेंडा पुश किया। अभी इन्होंने रिसेंटली एक बात कही थी कि भाई जैसे वो शंकर जी का एक सीन था शोले में कि शंकर भगवान कुछ बोल रहे हैं, धर्मेंद्र कुछ बोल रहे हैं शंकर भगवान के पीछे खड़े होकर के मंदिर में, और हेमा मालिनी को लग रहा है शंकर भगवान बोल रहे हैं। मैं तो आज ऐसा सीन लिख ही नहीं सकता। आपको लिखने भी नहीं चाहिए जावेद अख्तर ऐसे सीन, क्योंकि आपने जो हरकतें करी हैं 20 से 24 जो सलीम जावेद की फिल्म है, एक फिल्म में भी मुस्लिम को विलन कभी नहीं दिखाया इन्होंने। दिखाया भी तो प्राण जैसा दिखाया, जो कि बदल गया और यारी के लिए ईमान अपना पेश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है यारी के लिए। हर में किसी ठाकुर को विलन दिखाना, किसी पंडित को विलन दिखाना, हर में। और बिल्ला नंबर 786 वो हम कैसे भूल सकते हैं भाई। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मंदिर नहीं जाएगा पर बिल्ला नंबर 786 नहीं छोड़ेगा भाई, वो एक खुदाई चीज है उसके लिए। तो इसने हर फिल्म में अपना एजेंडा आगे किया। इसने हर जगह बोला आई एम अ मुस्लिम एथिस्ट, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और आज इसी मुफ्ती के साथ इसने कोई तेवर नहीं दिखाए। उसकी किताबों के बारे में कुछ नहीं बोला, उसके खुद की स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला। मुफ्ती ने साफ बोला हुआ है कि महिलाओं को बुर्के के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। पूछो इस जावेद अख्तर से। पहली बात तो ये जो मौसीकी है, जो म्यूजिक है, ये हराम है कि नहीं है इस्लाम में? बोलने की तुम्हारी हिम्मत हुई उस स्टेज से कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे यहाँ तो ये हराम है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे यहाँ तो डिबेट हराम है, शास्त्रार्थ भी सनातन से आता है। कोई हिम्मत नहीं हुई जावेद अख्तर की, और आज एक ये नमूना खुद बना है जावेद अख्तर। याद रखिएगा ये वही जावेद अख्तर है जिन्होंने सलमान रश्दी के बारे में बोल दिया था कि भाई बहुत इंडिसेंट काम किया जब सैटेनिक वर्सेस लिखी। तब इनके अंदर का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो एक है ना आर्टिस्ट, वो मर गया था तब। पर एमएफ हुसैन के टाइम जिंदा हो गया था। एमएफ हुसैन को महान आर्टिस्ट जिसने नग्न पिक्चर्स बनाई हमारी गॉडेसेस की, उस टाइम पे इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया था और कहा था हमने एक महान आर्टिस्ट खो दिया है। क्यों खोया? हिंदुस्तान ऐसा क्यों किया आपने एक महान आर्टिस्ट के साथ? याद रखिए वही जावेद अख्तर हैं जो नेहरू के कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं थकते हैं, पर
उसी नेहरू ने इन्हीं की जमात के मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया था जब उसने लिखा था हिटलर का चेला। पर तब इनको फाशिस्ट डिक्टेटोरियल कुछ नहीं दिखता जावेद अख्तर को। तब जावेद अख्तर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं अपने में ही, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं कैफी आजमी की बेटी के साथ। तो ये है आपके जावेद अख्तर। एज फॉर दिस मुफ्ती, मेरे हिसाब से इस मुफ्ती पे तुरंत एक्शन होना चाहिए भाई। जो व्यक्ति साफ ओपन कॉल्स दे रहा है, हमें क्या और देखना है? इस मुफ्ती को भैया जाकिर नायक नहीं बनना चाहिए। जाकिर नायक तो भगोड़ा है, वो भागा हुआ है, मलेशिया में है, सुनने में आ रहा है उसको पता नहीं कौन सी बीमारियां हो गई हैं, क्या हो गई है। इस मुफ्ती को पकड़ो, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करो, जो करना हो करो इसके साथ। और जावेद अख्तर से पूछो क्यों रेडी हो गए भाई इसके साथ डिबेट करने के लिए? क्या ध्यान रखा हुआ था उसने? या मूर्ख हो या फिर इसके साथ मिले हुए हो किसी मामले में। इस पे तुरंत से तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई। आपको मेरा फर्ज बनता था आज बताना कि भाई जावेद अख्तर ये है नमूना पूरा, ये इसकी हिस्ट्री रही है। नेवर एवर फॉल फॉर जावेद अख्तर। अगर कहे अरे हिंदुओं से भी सीखो कुछ, वो हिंदू को एज बेट यूज करते हैं। अरे हिंदुओं जैसे तुम लोग मुस्लिम जैसे मत बनो। अरे हमें तुमसे नहीं चाहिए भाई लेसन्स, तुम अपनी बात करो यहां पर क्या करिए। सालों की हिपोक्रेसी पर देखिए, जैसे कहा जाता है ना कर्मा, इनके साथ कर्मा हुआ है। आज एक मजाक बन के रह गए हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जावेद अख्तर। जावेद अख्तर की आज पहचान कोई एक संगीतकार के तौर पे नहीं रह गई है। जावेद अख्तर एक ट्रॉफी है फॉर दिस इलिटरेट मुफ्ती कि कैसे जावेद अख्तर को पछाड़ा गया है। एंड आई पर्सनली फील दैट ही डिजर्व्स इट। हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा आपको क्या लगा इसके बारे में। एंड डू राइट टू अस। जावेद अख्तर की हिपोक्रेसी के और इंस्टेंसेस अगर आपके दिमाग में हो जो मैंने मिस किए हों, प्लीज हमें वो भी बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए किन टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करें। थैंक यू सो मच।